नेक्स्ट डे जो हम लोग पढ़े थे, शुरू किए थे फूड प्रोडक्शन करके चैप्टर 9th का। और वो जो चैप्टर था फूड प्रोडक्शन में, उसमें हम सबसे पहले क्या देखे थे, फूड क्या है, थोड़ा लिविंग वगैरह क्या है, ऑर्गेनिज्म किसको कहते, और फूड जो है उसमें और न्यूट्रिएंट्स में क्या दोनों में बेसिक क्या अंतर है। तो आपको बताए थे कि जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होता है उसी को फूड कहते, और उसके उत्पादन को बढ़ाने का बात है इस चैप्टर में। क्यों बढ़ाना है भाई? तो आपको बताए थे कि जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, प्लस यहाँ अभी भी ढेर सारे लोग जो हैं हमारे देश में खास करके कुपोषण का शिकार हैं। उनको पर्याप्त मात्रा में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं भोजन में, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और तो और विटामिन, मिनरल्स, वाटर पर्याप्त मात्रा में जितना चाहिए प्रत्येक 4 घंटे पे, 3 से 4 घंटे पे, और उनको नहीं मिल पा रहा है, और इसके कारण उनके शरीर का विकास ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो इसको दूर करना है हमको, कुपोषण हटाना है, या फिर बढ़ती जनसंख्या जो तेजी से बढ़ती जा रही है हमारे देश की। आजादी के समय में हम लोग काफी कम थे, आज जो है ना हमारी जनसंख्या करीब 135 करोड़ हो गई। तो ये जो डिमांड बढ़ रहा है, मांग बढ़ रहा है, उसको पूरा करने के लिए फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। अब फूड प्रोडक्शन के ऑब्जेक्टिव आपको बताए थे, क्या है इसका, कैसे बढ़ाना है, सो बताए थे। बढ़ाने का 2 उपाय हो सकता है, या तो हम क्या करें, उन जीवों की संख्या बढ़ा दें, उन ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ा दें जिनसे हमको प्रोडक्शन प्राप्त हो रहा है, उत्पादन प्राप्त हो रहा है। जैसे आम, अभी आम का समय आ रहा है या आ गया है, हमको आम ज्यादा चाहिए तो क्या करेंगे, ज्यादा आम का पेड़ लगाएंगे। लेकिन इसका भी एक लिमिट है, भूमि तो बढ़ेगी नहीं, जमीन का जो है ना वो आपका जो परिधि है जो क्षेत्रफल है वो तो हमेशा बढ़ेगा नहीं बढ़ती जनसंख्या के अनुसार। तो क्या करना पड़ेगा हमको, ऑर्गेनिज्म का जो संख्या है वो एक समय पर आपका फिक्स हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। तब हमको क्या करना पड़ेगा उत्पादन बढ़ाने के लिए, अब हमें उसके क्वालिटी को सुधारना पड़ेगा, किसके, जीव के, ताकि उसका उत्पादकता बढ़े, उसका प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो 2 उपाय है प्रोडक्शन को बढ़ाने का। पहला उपाय है जीवों की संख्या को बढ़ाकर, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज करके, और दूसरा है उनके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके क्वालिटी को बढ़ाकर, सुधार कर। जैसे अभी कुछ कुछ एक जो आपके कार्यक्रम हो रहे हैं, उसका हम यहाँ पर लिए थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, उस पर चर्चा कर रहे थे, और अभी थोड़ा सा और करेंगे उस पर। इसमें किया क्या गया, पहले क्या होता था कि जो चावल था उसमें मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट था, उसमें जो है ना अब क्या किया जा रहा है, विटामिन ए डाला जा रहा है, विटामिन ए के जीन को डाल दिया जा रहा है। अर्थात चावल जब हम खाएंगे तो चावल में कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ कुछ विटामिन आपको मिलेंगे, जिसमें मुख्य रूप से है आपका विटामिन ए। और इसके लिए एक चावल जो बनाया गया है उसका नाम है गोल्डन राइस। आंख का क्या होगा, पावर कम जो हो जाता है, या दिखाई कम पड़ता है विटामिन ए की कमी से, वो पूरा होगा तो आंख ठीक हो जाएगी। अभी जो है ना क्या किया जा रहा है, मकई में कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः मिलता है, तो उसमें क्या किया गया है, अमीनो एसिड के जीन डाले गए हैं, तो कई अमीनो एसिड्स आ जा रहा है। अर्थात मकई खाएंगे तो प्रोटीन भी हमको खूब मिलेगा। पालक में जो है ना वो आपका कई प्रकार के विटामिन के जीन डाले जा रहे हैं। हाँ, उसमें आपका आयरन की मात्रा बढ़ाई जा रही है, फॉलिक एसिड की मात्रा बढ़ाई जा रही है। अर्थात पालक अगर हम खाएंगे तो कुछ हद तक जो है ना वो एक तरह से दवा के जैसा विटामिन और जो मिनरल्स है वो अलग से सप्लीमेंट के रूप में दे रहा है। इस प्रकार से हम लोग गेहूं को भी तैयार किए हैं। तो कई जो है ना फसलों में हम लोग उसके क्वालिटी को सुधारे हैं, ताकि उसमें क्या हो, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो है, या विटामिन न्यूट्रिएंट्स जो है, या और जो है प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है, उनकी मात्रा बढ़े या उनका क्वालिटी बढ़े। क्वांटिटी और क्वालिटी जो है न्यूट्रिएंट्स का वो ठीक हो, किनमें, फसल के प्रोडक्ट में। गाय जो थी उसमें भी जीन डाल के, मनुष्य का जीन डाल के
वो ह्यूमन जो आपका प्रोटीन होता है जो मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक होता है, या जो आपका ओमेगा जो होता है जो मस्तिष्क के विकास में मदद करता है, उसको जो है ना वो आपका क्या किया गया है, बढ़ाया गया है, उसको उसमें डाला गया है। अर्थात अगर हम गाय का दूध लेंगे अगर, तो कैसा होगा, माँ का दूध जैसा काम करेगा। ऐसे भी आप लोग को शायद बताया गया होगा कि सबसे अच्छा दूध जो होता है वो माँ का होता है। माँ का दूध जो होता है वो अगर बच्चे को 6 महीने तक लगातार बगैर बाहर से कोई सप्लीमेंट दिए हुए, बिना पानी, बिना कोई विटामिन का टैबलेट या सिरप या कोई और दवा दिए हुए, हाँ अगर तबीयत खराब हो तब तो टीका या दवा लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसे बिना दवा दिए हुए माउथ के थ्रू अगर केवल माँ का दूध ठीक से पिलाया जाए 6 महीने तक, तो बच्चा जो होता है काफी मजबूत होता है, उसका रोग प्रतिरक्षण तंत्र काफी मजबूत होता है, इम्यून सिस्टम काफी अच्छा हो जाता है और उसे रोग नहीं होता जल्दी। इसी प्रकार से अगर दूसरा नंबर पर कहा जाए तो फिर गाय का है, थोड़ा पानी मिला के, फिर बकरी का है, ऐसे करते हुए कई ग्रेडेशन है। तो अभी फिलहाल जो है ना हम लोग पढ़ रहे थे अगला दिन कि कुछ कार्यक्रम था जिससे कि जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ाने का बात था। ठीक है, तो उसको फिर से थोड़ा सा देखें। हम लोग जो है ना कुछ आपके गतिविधियां जो की गई हैं उत्पादन को बढ़ाने के लिए, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसको देखना चाह रहे थे और देख रहे हैं। इसमें से कुछ प्रमुख का नाम हम यहाँ पर लिखे हैं जो है हमको जानना है, और कुछ एक और है, लेकिन इतना कम से कम जानिए। एक तो है ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसके बारे में नेक्स्ट डे भी हम लोग क्लास में देखे थे, चर्चा किए थे। ये किया गया क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, है ना, मतलब खाद्यान्न जो है, खाने वाले जो फसल्स हैं उसको बढ़ाने के लिए। और ये मुख्यतः बोरलॉग और स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट दिन इसको लिखे भी हैं हम, मतलब इसलिए शॉर्ट में लिखे हैं। बोरलॉग और स्वामीनाथन ने किया क्या, बोरलॉग ने क्या किया, पहले जो आपके धान वगैरह होते थे, राइस के जो प्लांट्स होते थे काफी ऊंचे ऊंचे होते थे, उसमें वो बौने किस्म के प्रजातियों को का निर्माण किया। बौने मतलब कि जिनका हाइट ज्यादा न बढ़े और फल आ जाए। प्लस उन्होंने जो है ना प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कई क्रॉस करवाया, कई पौधों को आपस में क्रॉस कराया, राइस का, वीट का, जिससे नई वेराइटी बनी। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में दो तीन काम किया गया प्रमुख रूप से। पहला तो नहरों का जाल बिछाया गया भारत में, जैसे पंजाब है या हरियाणा है, इवन राजस्थान में भी, उधर जो है ना वो पानी का काफी दिक्कत था। तो पानी का सिंचाई का व्यवस्था हो सके इसके लिए नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए गए और वहां से नहरें निकाली गई। प्लस बाकी इलाकों में जहां ऑलरेडी नदियां थी, बाढ़ आते थे या पानी बरसात में आता था, लेकिन बरसात के बाद सूखा हो जाता था, वहां पर वो पैन बनाया गया, वो छोटे छोटे नदियों जैसा जो है ना वो आपका गड्ढे बनाए गए जिसमें पानी जमा होता था, आहार बनाया गया, पोखर बनाया गया, तालाब बनाए गए। इससे क्या फायदा हुआ कि जो बरसात के पानी होता था वो रुकने लगा। लेकिन वैसे क्षेत्र जहां पानी कम होता था वहां पर जो है ना मुख्यतः नहरों पर ही हम निर्भर थे। जैसे आपका उधर पश्चिम का जो राज्य था, जैसे हरियाणा, ये सब जो राज्य थे जो कि आपके जिनके यहाँ पानी का इंटेंसिटी, मतलब बारिश का इंटेंसिटी कम था, तो इन राज्यों पे क्या किया गया, ध्यान दिया गया कि नहर कहीं से लाया जाए। तो बड़े बड़े नदियों पर बांध बनाकर वहां नहर की व्यवस्था की गई। लेकिन बाकी जो कई देश के हिस्से जो थे जहां पर बारिश तो होती थी लेकिन बारिश का पानी रुकता नहीं था, तो वहां पर क्या किया गया, जलाशय बनाए गए, है ना, वाटर डीचेज बनाए गए कई फॉर्म में, वो गड्ढों के रूप में, पाइन के रूप में, आहर के रूप में। प्लस वो जो नदियां थी या हैं, उन नदियों से छोटे छोटे जो है ना कैनाल्स निकाले गए, जो बिना बांध का क्या करते थे, पानी जब भरता था नदी में, पानी ज्यादा आता था तो वो आपका उस कैनाल से चारों तरफ फैल जाते थे। इससे फायदा क्या हुआ कि पानी जो है ना वो रुकना शुरू हुआ और
खाद्यान्न जो एक टाइम केवल बरसात के समय में होता था, ये जो आपका क्रॉप का प्रोडक्शन केवल हम बरसात में कर पाते थे, वो साल में अब 2-3 फसल के रूप में लेना शुरू कर दिए और फसलों का उत्पादन बढ़ा। तो पहला क्या किस पे बात हो रहा था? एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो ग्रीन रिवॉल्यूशन किया गया, उसमें सबसे पहले सिंचाई की व्यवस्था सुधारी गई या सुधारने की कोशिश की गई। दूसरा जो है ना, मशीनों का उपयोग हुआ खेती में। बड़े बड़े मशीन आए जो क्या करते थे, गड्ढों से पानी को जो है ना खेत में डालना शुरू कर दिए, उलीचना शुरू कर दिए। पहले जो हम हाथ से क्या करते थे, वो धान को या गेहूं को अलग करते थे, दानों को अलग करते थे, उसमें उसके लिए मशीनों का उपयोग शुरू हुआ और काफी कम समय में ज्यादा अन्न को हम अलग करने लगे। इससे क्या हो गया? फायदा ज्यादा होने लगा। और क्या हुआ? कंपोस्ट पे काम हुआ, लेकिन कंपोस्ट से ज्यादा काम हुआ उर्वरकों पर, रासायनिक उर्वरकों पर, आर्टिफिशियल जो है ना वो फर्टिलाइजर पर, केमिकल फर्टिलाइजर्स पे, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स पे। और उस समय इंसेक्टिसाइड्स आए, जिनसे क्या हुआ कि जो कीड़े जो लगते थे फसलों पर, उन दवाओं के छिड़कने से कीड़ों के प्रभाव कम हो गए, उत्पादकता बढ़ गया। केमिकल फर्टिलाइजर डालने से क्या हुआ, तुरंत जो है ना वो जाकर खेत में काम करना शुरू कर देता था। और इससे फायदा ये है, स्कूल और दीक्षा, ये दोनों को आप क्या करें, डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करके कहां से? प्ले स्टोर में जाके। सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएं। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप अपने जो है ना अपने भाई से, बड़े भाई से या बहन से, बड़ी बहन से या गार्जियन से बात करें, वो आपको मदद करेंगे इसको डाउनलोड करने में। प्ले स्टोर पे जाना है, मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाकर ये डीजी स्कूल ऐसे उसको लिखना है, और जैसे ही ये आएगा डाउनलोड का ऑप्शन, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसमें रजिस्टर्ड हो जाना है। अगर ज्यादा समस्या है तो कंप्यूटर वाले सर से बात कर सकते हो या ग्रुप में समस्या डाल के। दूसरा है दीक्षा। दीक्षा भी जो है ना उसी तरह से लिखेंगे हम जाके प्ले स्टोर में, और क्या करेंगे, इसको भी डाउनलोड कर लेंगे, इसको भी, इस पे भी जाके रजिस्टर हो जाएंगे। किसी तरह का जो कोई समस्या आए तो हमसे या अपने कंप्यूटर सर से बात कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसको अवश्य कर लें, क्योंकि इससे क्या फायदा होने वाला है, एक तो मटेरियल, दूसरा किताब आपका सबके सब डिजिटल रूप में है इसमें। जो भी किसी भी क्लास का किताब आपको चाहिए, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम किताब नहीं ले पाए, ये नहीं कर पाए, वो सब के सब आपको यहाँ पर इस सब पर मिल जाएगा। तो आप सब कर लें, और कोई भी तरह का समस्या हो आप सीधे बात कर सकते हैं हमसे, या फिर ग्रुप में डाल सकते हैं। और तो और जो है ना बच्चों से मदद ले सकते हैं, अपने जो सीनियर्स हैं उनसे मदद ले सकते हैं, अपने घर में बड़े बुजुर्ग जो हैं उनसे मदद ले सकते हैं। और अब हम लोग से बात कर सकते हैं, कंप्यूटर टीचर से बात कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो है डाउनलोड कर ले थे ग्रीन रिवॉल्यूशन पर। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन पर क्या बताया आपको, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसको किया गया था। और इसमें बॉरलक साहब का बहुत बड़ा जो है ना रोल था, स्वामीनाथन साहब का भारत में रोल था। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं स्वामीनाथन को, जबकि भारत में, इंडिया में, लेकिन पूरे विश्व पे अगर आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर का बात, जिसे एग्जाम में आएगा कि द फादर ऑफ या फाउंडर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तब बॉरलॉक का नाम डालेंगे, ई बॉरलॉक, है ना। लेकिन अगर जो है ना फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया आएगा, तब स्वामीनाथन का बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या बताएं, सबसे पहले एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए, तो पानी का व्यवस्था किया गया। दूसरा आपको बताए थे कि फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया गया। फर्टिलाइजर में केमिकल फर्टिलाइजर थे, और तो और वो आपका कीटनाशकों का निर्माण किया गया, कीटनाशक का उपयोग किया गया, बढ़ाया गया। कैसे? आर्टिफिशियल कीटनाशक। इसके दुष्परिणाम भी आए, उस पर भी चर्चा करेंगे हम। नेक्स्ट जो बात करते हैं, आपको बताए थे मशीनों का उपयोग हुआ तो काम तेजी से होने लगा। अभी आप देख रहे होंगे गांव वगैरह में कि वो हार्वेस्टर आता है, बड़ी मशीनें हैं जो क्या करती है, फसलों को जो है ना काफी कई बीघा फसल एक दिन में काट लेती है। पहले क्या होता था, हम लोग काफी कम मात्रा में फसल को काट पाते थे। नेक्स्ट जो है, इसमें क्या किया गया, इसके बारे में प्रचार किया गया। हाँ, इसके लिए वो बड़े बड़े जो है ना वो आपके मार्केट बनाए गए, जिनको हम मंडी कहते हैं। तो मंडियों का निर्माण किया गया, समितियों का सहाय
ये क्या बोलते हैं, लोगों का और सरकार का मिला जुला समितियों का निर्माण किया गया, ताकि जो प्रोडक्ट है उनको बाजार में ठीक से बेचा जा सके। और जो किसान हैं, जो इस फसल को का उपयोग करने वाले हैं, उत्पादन करने वाले हैं, उन दोनों के बीच में जो दूरी है, किसान और जो उपभोक्ता के बीच में जो दूरी है, उसको खत्म किया जा सके, उसको ठीक किया जा सके, किसान को उसके उपज का पूरी तरह से पूरी पूरी मूल्य मिले, उनकी मेहनत का उनको क्या हो, कुछ फायदा हो, इसके लिए जो है ना समितियां बनाई गई, कई समितियां बनाई गई। और सरकार जो है ना वो फसलों का मूल्य निर्धारण शुरू कर दिया। अर्थात मान लेते हैं, अभी इस बार मान लेते हैं सपोज डेट कि चावल का जो है ना दाम सरकार 2,000 रुपये क्विंटल रखा, मान लेते हैं। तो सरकार जो है ना, अब अगर रखा है तो किसान से वो जो सामान खरीदेगी, जो आप चावल खरीदेगी सरकार, वो 2,000 रुपया में खरीदेगी। पहले क्या होता था कि चूंकि जिस समय फसल उत्पादन होता था ज्यादा मात्रा में, उस समय दाम कम हो जाता था। जैसे अभी जो है ना कटा है आपका गेहूं वगैरह कटा है, तो गेहूं जो कट रहा है तो गेहूं बाजार में काफी ज्यादा है। तो इसके कारण क्या होता था, किसानों को अपना दाम पूरा नहीं मिल पाता था, उनको काफी कम दाम में उसको बेचना पड़ता था। इससे उनको लागत मूल्य में को भी निकालने में दिक्कत होता था। तो इसके लिए मंडियां बनाई गई, मूल्य निर्धारण का बात शुरू हुआ, और जो है ना व्यवस्थित रूप से एक बाजार बनाया गया। तो ये इससे क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन में तेजी से क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ा। लेकिन इससे कुछ दुष्परिणाम भी है। आप बोलोगे सर तो हम लोग को इतना पढ़ना, नहीं नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि आपको इंटरेस्ट आए, इसमें मजा आए। क्योंकि ये जो चैप्टर है हम यही समझते हैं कि रट्टा मारने का चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर रियली में जीवन का चैप्टर है। ये इसके कुछ दुष्परिणाम क्या है, पहला तो कि इतना ज्यादा पॉल्यूशन होने लगा कि हमारे जो पीने वाले जो पानी सप्लाई करने वाले जो आपके स्रोत थे, सोर्स थे, वो आपके पॉल्यूटेड होने लगे, तालाब खराब होने लगा, चूंकि उसमें केमिकल्स जाने लगा, आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स जाने लगे। हाँ, हमारे शरीरों पर उसका दुष्परिणाम आना शुरू हो गया। हमारी मिट्टी मिट्टी जो है ना उसकी उपजाऊपन कम होने लगी, वो बंजर बनने लगी। और तो और अभी क्या होने लगा है, ढेर सारे जो है बच्चों को जन्म से ही विकृतियां आने लगी शरीर में, अंगों में। ये सब के सब दुष्परिणाम ग्रीन रिवॉल्यूशन का है, ये मानना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, किसी फर्टिलाइजर के बारे में, किसी केमिकल्स के बारे में ठीक से लोगों को बताया नहीं, बल्कि उसका केवल उपयोग करने के लिए की बातों को बताया। जिससे क्या हुआ, जहां पर लोगों को 100 ग्राम यूरिया डालना होता है, लोग अभी वहां 500 ग्राम यूरिया डाल दे रहे हैं। और इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि वो यूरिया जो है अंततः भोजन उत्पाद के रूप में होते हुए आपके पास चला आ रहा है और अन्य जंतुओं के पास जा रहा है। हम लोग काफी ज्यादा केमिकल्स का उपयोग शुरू किए, जिससे क्या हुआ, वो जो पक्षियां हैं उनका उनका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, गतिविधियां जो होती है शरीर में, वो प्रभावित होने लगी, उनके अंडे जल्दी टूटने लगे, और जो आपका पक्षियां थी उनकी जनसंख्या तेजी से कम होने लगी। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के कई दुष्परिणाम आए। कई जगह जो है ना वो ये स्थिति हो गया है कि भूमि में उत्पादकता कम हो गया। और एक समस्या और आया जो सबसे ज्यादा प्रभावित किया हमारे समाज को। पहले हमारी जो सभ्यता थी, या गांव की जो वातावरण जो थे, वो आपके पशुओं पर निर्भर करते थे। हम लोग पशुओं के साथ उस तरह से रहते थे जैसे वो परिवार के अंग हो, उनकी देखभाल करते थे, उनके गोबर को वो कंपोस्ट के रूप में खेतों में डालते थे। और क्या करते थे, उनके उत्पादों, विभिन्न उत्पादों से हम अपने आप को अच्छा रखते थे। अब क्या हुआ कि उनके दूध में जो है ना वो पेस्टिसाइड्स आने लगे, फर्टिलाइजर्स आने लगे, तो हमारे जो उनके दूध उत्पाद जो थे वो जहरीला हो गए। और चूंकि जानवरों को रखने में खर्च ज्यादा था, समय ज्यादा लग रहा था, तो हम लोग हर काम मशीनों से शुरू कर दिए, नतीजतन जानवरों की संख्या धीरे धीरे कम करने लगी। और तो और गाय भैंस को कम रखना शुरू किए, जिससे अंततः गोबर वगैरह कम हो गया, कंपोस्ट कम होने लगे। तो हम पूरी तरह से केमिकल फर्टिलाइजर पर निर्भर हो गए हैं वर्तमान में अपने कृषि कृषि कार्य के लिए। लेकिन इसके चलते सबसे ज्यादा जो समस्या आ रहा है वो ये आ रहा है कि कई जो आपके
रोग जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, जो कभी था ही नहीं, वो हमारे पास आ गए। आज कई जो प्रजातियां हैं वो या तो विलुप्त हो चुकी हैं विभिन्न जीवों के, या होने के कगार पर आ चुकी है। उसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा रोल है। अगला बात करते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन का। व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा उसका हम बताएंगे, क्योंकि ये दोनों जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको अगर आप 11th में जाओगे, 12 में जाओगे, मेडिकल का तैयारी करोगे, उस सब में वहां तक आता है। इसलिए थोड़ा सा हम आपको इसकी तरफ खींचे हैं ताकि आप नेट से सर्च कर सको, कोई प्रोग्राम आप प्रोजेक्ट बना सको, इस पर आप कुछ नया सोच सको। इसलिए हम आप लोगों को थोड़ा इस पे ज्यादा समय दे रहे हैं। व्हाइट रिवॉल्यूशन का बात करते हैं। व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है ना, रियली में कहानी तो कुछ और है, लेकिन हम अगर उसको कहानी के रूप में कहें तो ये भी कुरियन का इसमें सबसे बड़ा रोल था। भी कुरियन जो है ना, एक सामान्य व्यक्ति कह सकते हैं उनको, केरल के रहने वाले थे। वो आपका कुछ हद तक हम कहानी के रूप में अगर उसको बोले तो घूमते घूमते जो है ना पश्चिम राज्यों की तरफ गए, और उसमें वो जब गुजरात पहुंचे तो देखे कि यहाँ ना तो सिंचाई की बढ़िया व्यवस्था हो सकती है, भूमि भी उपजाऊ नहीं है, तो क्या किया जाए ताकि यहाँ के का रहन सहन बदले। तब उन्होंने इसके लिए कैटल्स फार्मिंग पर ध्यान दिया, या कैटल्स के प्रोडक्टिविटी पर ध्यान दिया। मतलब कि जानवरों के पालने और उससे उत्पाद प्राप्त करने पर ध्यान दिया। और कई प्रकार के जो है ना वो उस पर रिसर्च किया उन्होंने, कई तरह के काम करना शुरू किया, और अपने कर्म भूमि, जन्मभूमि तो उनका केरल था, लेकिन कर्म भूमि वो गुजरात को बना दिए। उन्होंने समाज सेवा के लिए या देश की सेवा के लिए सार्थक नहीं किया, और एक बढ़िया उत्पाद का एक ब्रांड बनाया जिसे अमूल कहते हैं। अभी उनके कामों के कारण भारत के सबसे अच्छे किस्म के जो भैंसे हैं वो आपको गुजरात में मिलेंगी, हरियाणा में मिलेंगी, पंजाब में मिलेंगी, क्योंकि उस क्षेत्र में उनका काफी ज्यादा काम था। उन्हीं के चलते आपके राज्यों में, खास करके झारखंड बिहार में जो है ना सुधा एक ब्रांड के रूप में आया। ये सुधा को स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा रोल था। उस समय पहला बार गांव से दूध को उठाया गया और उसको प्रोसेसिंग करके उसको संरक्षित करके शहरों में पहुंचाया जाने लगा, एक सिलेवार ढंग से पैकिंग के रूप में। और इससे क्या हुआ, गांव में जो दूध का मूल्य नहीं मिल पाता था, लोगों को गांव में दूध का मूल्य मिलने लगा। मतलब कि टाउन से 4-5 रुपया कम में गांव में दूध मिलने लगा। इससे फायदा क्या हुआ कि किसान को अब उस कैटल्स को पालना काफी लाभदायक महसूस होने लगा। तो भारत में अचानक जो है ना दूध का क्या हुआ, उत्पादकता बढ़ गया। और इस पूरे प्रोसेस को, प्रक्रिया को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड के कई जो है ना चरण आपके यहाँ देश में पूरा हुआ है, और इसके कारण वर्तमान में हम दूध के मामले में कम से कम आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ चुके हैं या बढ़ गए हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन डेनमार्क में, अमेरिका वगैरह में होता था। वो सब नंबर हमेशा नंबर 1 पर, नंबर 2 पर ऐसे आते थे, हम काफी नीचे थे। लेकिन ये जो ऑपरेशन फ्लड चला, व्हाइट रिवॉल्यूशन की जो गतिविधियां हुई, उसके कारण हम पूरे विश्व में कैटल्स के मामले में फर्स्ट नंबर पर तो है ही संख्या में। हाँ, हमारे यहाँ पूरे विश्व का सबसे ज्यादा जानवर है जो दूध उत्पादन देता है। अब दूध के मामले में भी सबसे आगे है। सबसे ज्यादा दूध अगर इस विश्व में होता है कहीं पे तो भारत में। इवन चीन और भारत जो है ना, वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कैटल्स को रखता है। तो ये व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है, इसमें केमिकल्स का उपयोग ज्यादा नहीं किया गया, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन में केमिकल्स का उपयोग ज्यादा हुआ था, तो उसका दुष्परिणाम व्हाइट रिवॉल्यूशन पे भी आया। और आज वर्तमान में हम कई अच्छी अच्छी प्रजातियों का जानवर को रखे हुए हैं। जैसे गीर एक है, इतना अच्छा प्रजाति है कि उसके बारे में क्या कहा जाए। आपका जो है ना गुजरात में फिर मेहसाना है भैंस, हरियाणवी है, ये सब बहुत अच्छे किस्म के, मुर्रा है, बहुत अच्छे किस्म के भैंस हैं। तो ये सबको व्हाइट रिवॉल्यूशन से चमक मिला, और हमारा देश जो है वो दूधों के मामले में काफी आत्मनिर्भर हुआ।
अब बात करते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन। ये सब पर आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। अब बात करते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन पे। ब्लू रिवॉल्यूशन पे काम हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें जो है ना अभी भी खुला हुआ है। ये ब्लू रिवॉल्यूशन का उद्देश्य था मुख्यतः मछली उत्पादन बढ़ाना। हुआ क्या, हमारे देश में चूंकि जलाशय बनाए जाने लगे, एक्वेटिक रचनाएं बनाई लगी, बॉडी बनी, जिसमें तालाब था, पइन था, आहर था, नदियों का शाखाएं थी, वो बड़े बड़े जलाशय बनाए गए, डैम बनाया गया। तो उसमें क्या हुआ, मछली का उत्पादन बढ़ाने का बात हुआ कि अगर मछलियों को इसमें पाला जाए तो इससे दो तीन फायदा होने वाला है। पहला तो मछलियां जो है ना नाइट्रोजन देंगी पानी में, और उस पानी को अगर हम खेत में डालेंगे तो उपज बढ़ जाएगा। हाँ, तो इससे क्या फायदा होगा, खाद का उपयोग कम करना पड़ेगा। तो मछलियों के जो वेस्ट होते हैं पानी में, जो मछलियां डाल देती हैं, उससे क्या हो जाएगा, उत्पादकता खेतों का बढ़ेगा, और मछलियों को खाने से लोगों को प्रोटीन की कमी पूरी होगी। क्योंकि दाल का उत्पादन भारत में काफी कम होता है, अभी भी हम दाल के लिए विदेशों पर निर्भर करते हैं। हमें इंडोनेशिया से मंगाना पड़ता है, हमें अगल बगल के देशों से जो है ना उसके लिए दाल, अपने लिए दाल मंगाना पड़ता है। तो लोगों का ये था कहना कि जब हम बड़े बड़े एक्वेटिक बॉडी बनाए हैं, चारों तरफ हमारे तीन तरफ से जो है ना हमारा देश समुद्र से घिरा हुआ है, तो क्यों ना हम फिश उत्पादन पर ध्यान दें, फिश के मार्केटिंग पर ध्यान दें। इससे क्या फायदा होगा, प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी और हमें ढेर सारे मिनरल्स भी उससे आएंगे, तो हम जो है ना वो भोजन के मामले में आत्मनिर्भर बनेंगे। तो ब्लू रिवॉल्यूशन में आपका मुख्यतः मछलियों पर काम हुआ, लेकिन इसको अब बढ़ा दिया गया है, इसमें सारे के सारे एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म है उनको शामिल किया गया है, जैसे शैवाल, अलगी, जैसे आपके ओ पानी फल वगैरह, मतलब वैसे उत्पाद जो पानी से प्राप्त होता है, शंख, हाँ, जैसे आपके सीप, मोती, ये सब को धीरे धीरे इसमें जोड़ दिया गया ब्लू रिवॉल्यूशन में। अब तो मोती के लिए, मोती उत्पादन के लिए अलग से भी काम किया जा रहा है। तो खैर, ब्लू रिवॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। जलीय रचनाओं में पाए जाने वाले जो जीव हैं उनसे उत्पाद प्राप्त करने के लिए ये चलाया गया कौन, ब्लू रिवॉल्यूशन। मुख्यतः किसके लिए, मछली के लिए। नेक्स्ट था येलो रिवॉल्यूशन। अभी भी भारत में जो तेल, जो भी तेल हो, चाहे गाड़ी का तेल हो, चाहे खाने वाला तेल हो, हम मुख्यतः विदेशों से आयात करते हैं। तो इससे बचने के लिए यहाँ पर येलो रिवॉल्यूशन चलाया गया, और येलो रिवॉल्यूशन उन क्षेत्रों में काफी ज्यादा आपका लोकप्रिय हुआ जहां पर पानी का मात्रा कम था। जैसे राजस्थान में अभी जो है ना हजारों एकड़ में वहां सरसों लगातार लगा होता है, वहां आपका ये जो आपका पल्स उत्पादन है, गोल्डन रिवॉल्यूशन, ये भी काफी सफल हुआ है। ओ हजारों एकड़ में जो है ना लगातार चना लगा होता है। तो ये आपका येलो रिवॉल्यूशन का उद्देश्य था कि जो खाने वाले तेल हैं, सामान्यतः हम खाने वाले तेल के लिए पाम ऑयल पर निर्भर करते हैं, जो आपके अलग अलग देशों से आते हैं, मुख्यतः मलेशिया से, इंडोनेशिया से, इन देशों से आता है। और तो और इसके कारण हमारे जो यहाँ के जो आपके किसान हैं, जो उत्पादन अपना कुछ करते हैं, उनको उनका फसल का मूल्य नहीं मिल पाता। इस बार तेल का दाम कुछ बढ़ा है, तो उसका मेन कारण यही है कि हम अभी भी विदेशों से मंगा रहे हैं, और विदेश से जैसे ही आयात को रोका जाता है, यहाँ जो है ना भारत में तेल का दाम बढ़ जाता है। तो खैर, एक एक सस्टेनेबल, मतलब एक जो है ना अच्छे स्तर पर तेल के दाम को बना के रखना चाहिए, ताकि किसानों को भी फायदा हो और हमको सस्ता, मतलब कि ज्यादा महंगा भी न तेल पड़े। तो खैर, ये जो है येलो रिवॉल्यूशन किया गया मेनली एडिबल ऑयल के लिए। इसमें सरसों का उत्पादन बढ़ाया गया, राई का उत्पादन बढ़ाया गया, और तो और हम लोग सूरजमुखी का उत्पादन इसमें बढ़ावा दिया गया। मतलब खाने वाले तेल कहाँ से मिले, और तो और सोयाबीन पर, महाराष्ट्र वगैरह में सोयाबीन पर विशेष ध्यान दिया गया। सोयाबीन से जो है ना आपका रिफाइन वगैरह तेल बनाया जाने लगा। इवन वो जो आपका चावल का जो छिलका था, जिसको ब्रान बोलते हैं, उससे भी हम लोग क्या करने लगे, वो आपका तेल बनाना शुरू कर लिए। अगला है सिल्वर रिवॉल्यूशन। सिल्वर रिवॉल्यूशन जो है ना वो मुख्यतः अंडा उत्पादन पर फोकस कर रहा था। हाँ, इसी पर में आपका कई आपका इसमें काम किया गया, और इसमें भी कई लोगों का काम है, लेकिन ये हम आगे चल के क्लास में पढ़ना है। यहाँ पर केवल थोड़ा सा सिल्वर रिवॉल्यूशन क्या है और उसमें होता क्या है ये जानना था।
इसी में एक नारा दिया गया था, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। ठीक है, वो काफी फेमस था नारा, वो टीवी पे बार बार आता था, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। ये जो है ना सिल्वर रिवॉल्यूशन में आया था, और अंडे उत्पादन को इसमें बढ़ावा दिया गया आंध्र प्रदेश वगैरह में। आंध्र प्रदेश में खास करके ब्लू रिवॉल्यूशन और सिल्वर रिवॉल्यूशन काफी सफल हुआ। फिलहाल वर्तमान में जो है ना आंध्र प्रदेश अंडों के उत्पादन में काफी ज्यादा आगे है देश में। हाँ, और तो और वहां पर जो है ना मछली पालन भी काफी बढ़िया से हो रहा है। और भी राज्य अब आगे बढ़े हैं, लेकिन अंडा उत्पादन पर अभी भी आंध्र प्रदेश का एक छत्र राज्य है। वो सिल्वर रिवॉल्यूशन और ब्लू रिवॉल्यूशन वहां पर काफी फेमस हो। नेक्स्ट है गोल्डन रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन का उद्देश्य था दालों को विदेश से जो हम मंगवाते हैं उस मामले में आत्मनिर्भर होना, मतलब दाल हमारे देश में ही उपज हो और किसानों को उसका उचित मूल्य मिले और लोगों को पर्याप्त मात्रा में दाल मिले। ठीक है, क्योंकि दाल में प्रोटीन होता है, तो अगर दाल ज्यादा होगा तो प्रोटीन क्या होगा, वो ज्यादा होगा और हमको जो है ना वो बढ़िया मिल पाएगा। तो ये जो आपका इतना हम देख रहे हैं रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है समझते हो? क्रांति, अचानक जो है ना बदलाव। ठीक है, अचानक जो है ना उत्पादन का बढ़ जाना, ये रिवॉल्यूशन कहा गया। तो यहाँ पर रिवॉल्यूशन आप ये मत समझिएगा विद्रोह किया गया या कुछ नारा लगा के चला गया, नहीं नहीं नहीं। रिवॉल्यूशन का मतलब है अचानक उसमें परिवर्तन ला दिया गया, उसके उत्पादकता को बढ़ा दिया गया और ठीक किया गया। तो ये था सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या कहना कि सबको मिला दे, सामाजिकता को, इकोनॉमिक को, और इन्वायरमेंट को। तो जो आपका ऐसा हम व्यवस्था करें एग्रीकल्चर में कि समाज में भी उसका दुष्परिणाम ना आवे, इन्वायरमेंट पे भी दुष्परिणाम ना आवे और इकोनॉमी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसको कहा गया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अगर इसको हम समझाना चाहे तो ऐसे समझा सकते हैं। इन्वायरमेंट को ले लो, ये इन्वायरमेंट है। फिर इन्वायरमेंट आप समझते होंगे शायद, आपके चारों तरफ जो मौजूद है उसको क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं, वातावरण कहते हैं। उसके बाद आप इसी को थोड़ा और बड़ा बनाओ, ये इन्वायरमेंट है, ये ले कोई दूसरे पे चढ़ा के, सॉरी, ये ले लीजिए इकोनॉमी को, और इसको ले लेते हैं सोशल को। सोशल, ये तीन प्रभाव क्षेत्र हैं, सोशल, इन्वायरमेंटल और ये है इकोनॉमिक। ये तीन क्षेत्र है जो कि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। अब यहां पर आ जाइए, इन्वायरमेंट पे अगर आप ध्यान दे रहे हैं और इकोनॉमी पे अगर आप ध्यान दे रहे हैं, मतलब वातावरण भी बचा रहे और हमको फायदा भी हो, तो इसको ये जो है ना काफी अच्छा माना जाता है, ये विएबल माना जाता है, मतलब इसमें फायदा है। क्या फायदा हो रहा है भाई? इन्वायरमेंट भी ठीक रह रहा है और तो और हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को इकोनॉमी भी सुधार पा रहे हैं, मतलब हमको फायदा भी, पैसा भी खूब आ रहा है। तो ऐसे खेती को बोलेंगे विएबल एग्रीकल्चर। लेकिन समाज पे उसके क्या परिणाम पड़ रहे हैं? जैसे इन्वायरमेंट और इकोनॉमी का अगर बात करें तो एक कई प्रकार के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो इसमें आ सकते हैं। गांजा, भांग, ठीक है, इवन आप कोकीन, और तो और हम लोग जो है ना कई और भी फसल्स हैं जो लगाते हैं चोरी चुपके, वो उससे इन्वायरमेंट पे ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इन्वायरमेंट बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो फसल है। इकोनॉमिक रूप से काफी फायदेमंद है, क्योंकि काफी महंगा उसका उत्पाद बिकता है, तो ये विएबल हो जाएंगे। लेकिन सामाजिक स्तर पर उसका कुछ परिणाम है कि नहीं? अगर सामाजिक स्तर पे बात करें तो समाज में लोग क्या होगा, गांजा अगर ज्यादा उपजेगा तो गांजा खूब पीना शुरू कर देंगे, खैनी अगर ज्यादा होगा तो खैनी खाना खूब शुरू कर देंगे।
तो ये विएबल तो है, फायदेमंद, वो क्या बोलते हैं, पैसा तो आएगा, वातावरण जो है ना खराब नहीं होगा, पैसा भी खूब आएगा, लेकिन सामाजिक रूप से वो खराब है, समाज हमारा विकृत हो जाएगा। हाँ, अगर हम जो है ना वो क्या करें, हीरोइन उपजाएं, अगर हम जो है ना वो आपका क्या बोलते हैं वो गांजा भांग उपजाएं, तो फायदा तो आएगा उससे, लेकिन समाज में उसका क्या होगा, दुष्परिणाम क्या होगा, सारे लोग जो है ना वो नशा में आ जाएंगे। तो ये आपका सस्टेनेबल नहीं कहलाएगा, विएबल कहलाएगा। सस्टेनेबल में क्या है, समाज पे भी उसका जो है ना प्रभाव पड़ना चाहिए। तो ये है आपका सस्टेनेबल। देखिए ये जो आपका है जिसमें आपका समाज पर प्रभाव, इन्वायरमेंट पर प्रभाव और इकोनॉमिक पर प्रभाव हो, तो इसको बोलेंगे सस्टेनेबल। इसको हम अलग से नहीं तो कर देते हैं सस्टेनेबल। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, वैसी प्रैक्टिस जिसमें हम इफिशिएंट, काफी अच्छी मात्रा में उत्पाद को, अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद को इस रूप से प्राप्त करते हैं कि वातावरण भी ठीक रहे, सोशल और इकोनॉमिक रूप से फार्मर को भी अच्छा हो, एम्प्लॉयमेंट मिले, और तो और वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी हैं उनको स्वास्थ्य के रूप में या कम्युनिटी के रूप में कोई दुष्परिणाम न झेलना पड़े, ऐसी स्थिति अगर आएगी तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल। तो ये विएबल है और ये सस्टेनेबल है, ध्यान रखिएगा। इसको बोल रहे थे विएबल, विएबल। तो थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि वैसी खेती जो वातावरण, इकोनॉमिक और सोशल तीनों रूप से फायदेमंद है, तो क्या कहलाती है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल खेती। लेकिन वैसी खेती जो वातावरण और इकोनॉमिक रूप से फायदेमंद है उसको कहते हैं विएबल खेती। तो लिख लेते हैं यहां पर, कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको प्राप्त करेंगे हम। एक ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, ऑफ हाई क्वालिटी का होना चाहिए, क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए, और इन्वायरमेंट जो है, सोशल सामाजिकता जो है, समाज जो है, और इकोनॉमिक पर्पज से भी उस कैसा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। ये नहीं कि किसी कोई को समस्या आ जाए, इन्वायरमेंट खराब हो जाए या समाज खराब हो जाए या जो है ना कोई और प्रॉब्लम हो, हेल्थ से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो या लोकल कोई प्रॉब्लम हो, इन सब से सुरक्षित जो खेती होता है इसी को कहते हैं सस्टेनेबल खेती। ठीक है, इसमें 3 आपका डायमेंशन है, 3 डायमेंशनल होता है ये। इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रखता है, इसमें हटेगा नहीं है। सस्टेनेबल खेती से ये आपका बेटर मैनेजमेंट होता है रिसोर्सेस का, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए, मतलब जो है रिसोर्स उसका अच्छा से उपाय कर पाते हैं हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए, और जिसके चलते इन्वायरमेंट डैमेज नहीं होता है। इन्वायरमेंट डैमेज नहीं होगा, नेचुरल रिसोर्स भी आपका क्या होगा, खराब नहीं होगा, उसका बढ़िया से उपयोग कर पाएंगे, सामाजिक स्थिति भी ठीक रहेगी। इससे फायदा क्या होगा, प्रोडक्शन जो है ना बेस्ट क्वालिटी का होगा, और जो कंडीशन है इकोनॉमी का, फार्मर का, वो भी अच्छा होता है। ये है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर।